मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक जो भूगोल का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित ये कंप्लीट वन शॉट क्लास होने वाली है। इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं भाई, उनका मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ। मतलब देखो, इसके जो वैसे पेपर होते हैं माइनर वाले, उसमें तो एक क्लास में सारा सिलेबस का रिवीजन हो जाता है, लेकिन जो मेजर वाले पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन वाइज आपका रिवीजन कराता हूँ। इसके 2-3 पार्ट आते हैं, सारे पार्ट भाई आप अच्छे से देख लिया करो, तभी आपका अच्छे से रिवीजन होगा। इस क्लास में 4 से 5 वीडियो कवर हो पाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, अगले में 4-5 क्वेश्चन कवर हो पाते हैं। तो 2-3 वीडियो डालता हूँ, वो सभी देख लिया करो भाई आपके सामने, है ना। तो ये जो क्लास आपके सामने, इसमें कम से कम 4 क्वेश्चन हर यूनिट से, जो एक यूनिट से एक पर्सन लिया है, अच्छे से उन सभी प्रश्नों को देख लेना। साथ के साथ आप सबको पता भाई 31 तारीख से पहले 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, करवा दो भाई 25,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे। और ये जो पीडीएफ है ये आपको भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए। जैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से वाले सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे। या आने के बाद में यहाँ पे कोने में सर्च वाला ऑप्शन होगा, या सर्च वाले ऑप्शन में आपको सर्च करना है ज्योग्राफी। सर्च करोगे, देखो अच्छे से सर्च कर लेना, स्पेलिंग ये है। यहाँ पर ये पीडीएफ आपको खुल के आ जाएगा, ज्योग्राफी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। समझ में आ गया? और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से प्रोडक्ट खरीद लेना। और भाई कोई अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित, तो फिजिकल ज्योग्राफी बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन के नाम से सर्च कर लेना, अन्य वीडियो भी आ जाएंगे। यह सिद्धांत आपको बताता है कि पृथ्वी की क्रस्ट भूपट्टी मेंटल के बीच में एक संतुलन की स्थिति मौजूद होती है। मतलब पृथ्वी के जो आपके सामने जो परिपट्टी होती है और मेंटल होती है, उसके बीच में आपके सामने क्या होता है, एक इस ऐसी स्थिति मौजूद होती है जो सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के क्रस्ट के ऊंचे भाग जैसे पहाड़ और नीचे मैदानों को अपने नीचे स्थित मेंटल पर इस प्रकार से संतुलित करती है जैसे ऊंचाई के लकड़ी के टुकड़े तैर रहे हो। मतलब इसमें क्या बताया गया आपके सामने, इस सिद्धांत में आपके सामने ये बताया गया कि जैसे जो मेंटल होती है ना, या मेंटल और क्रस्ट दोनों कठोर होती है आपके सामने, लेकिन इनके बीच में एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? एकदम इस प्रकार की जो लिक्विड फॉर्म में चट्टाने पाई जाती हैं, जिसके ऊपर क्या होता है आपके सामने जो क्रस्ट होता है और नीचे का जो भाग होता है, जो मेंटल का भाग होता है, उनके बीच में लिक्विड फॉर्म पाया जाता है, जिसके ऊपर ये पूरी क्रस्ट क्या तैरती रहती है। जो हमारा भूमंडल जिसको अपन बोलते हैं, वो सारा सारा उसके ऊपर तैरता रहता है। तो ये आपके सामने इसमें इस सिद्धांत में यही बताया गया, जो आपकी क्रस्ट भूपरपट्टी है और जो मेंटल है, उसके बीच में जो संतुलन मौजूद होता है, संतुलन की स्थिति मौजूद होती है, उसके बारे में इसको विस्तार से बताया गया है। पृथ्वी के ऊंचे भाग जैसे पहाड़, नीचे के मैदान जो अपने नीचे अलग अलग प्रकार की मेंटल को संतुलित करते रहते हैं, जिससे ऊंचाई के जो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं वो भी साथ के साथ तैरते रहते हैं। संतुलन के सिद्धांत के अनुसार तो प्रमुख जो वैज्ञानिक है सर जॉर्ज एरी और जॉन हेनरी प्रोंट है, उसके विचार आपके सामने, इससे संबंधित आपके सामने जो सिद्धांत दिए गए उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे भाई। पहले वाला है आपके सामने एरी का विचार। एरी ने क्या बताया? द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डेस्टिनी एंड वेरिंग डेप्थ के बारे में क्या बताया गया? एरी ने 1885 में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें समान घनत्व व परिवर्तित गहराई का सिद्धांत है। मतलब समान घनत्व पाया जाता है और समान गहराई, जितनी गहराई पे जाते चले जाओगे ना, उतनी ही समान घनत्व की चीजें आपको हर जगह पाई जाएंगी। समझ में आ गया? तो समान गहराई समान घनत्व का जो सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। मूल अवधारणा की बात करें आपके सामने, एरी ने माना कि पृथ्वी की क्रस्ट का जो घनत्व है वो हर जगह समान होता है। मतलब एरी ने क्या माना, जो पृथ्वी के ऊपर भूपरपट्टी है, उसके हर जगह अगर आप जाकर देखोगे तो हर जगह का जो आपके सामने जो घनत्व है वो हर जगह आपको क्या मिलेगा? समान मिलेगा। समझ में आ गया? इसी को क्या कहा जाता है? समान घनत्व, समान आपके सामने डेंसिटी, समान घनत्व समान गहराई के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है संतुलन के आधार। संतुलन बनाए रखने के लिए उच्च भूभाग जैसे पहाड़ों की जड़ें नीचे दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फीयर की गहराई तक फैले हुए हैं, जबकि उच्च भूभाग मैदानों में जड़ें कम गहरी होती है। मतलब इसमें क्या बताया गया? डेंसिटी को बनाए रखने के लिए जो पहाड़े होते हैं, पहाड़ों की जो जड़ें होती हैं वो नीचे एस्थेनोस्फीयर की गहराई तक फैली होती हैं,
और मैदानों पे जो मैदान होते हैं उसमें आपके सामने जो जड़ें होती हैं जो पहाड़ों की वो कम गहरी होती हैं आपके सामने। अब इसमें आपके सामने क्या होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है ना वो तो थोड़ा उसका क्या होता है, उसकी जो जड़ें मतलब वो और गहराई तक कम होता है, जबकि जो उसके नीचे फिर मैदान आएगा फिर नीचे चट्टान आ जाएगी। लेकिन जो पहाड़ होते हैं ना वो नीचे एकदम स्ट्रेटोस्फीयर तक नीचे तक जाए रहते हैं। क्यों? पहाड़ों को क्या है, अपनी डेंसिटी को बनाए रखने के लिए, भाई एक बात सोचो, इमारत को बनाए रखने के लिए ना, ऊंची इमारत बनेंगे उतने नीचे में उतनी उसकी नीचे की नींव मजबूत बनानी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ता है ना आपके सामने। तो यही चीज इसका उदाहरण है कि पहाड़ों को की जो जड़ें वो तो स्टेनोस्फीयर तक बहुत ज्यादा नीचे तक जाती हैं, और मैदानी क्षेत्र है ना, एक छोटी सी एक मंजिला अगर इमारत बनाओगे तो थोड़ी सी नींव में काम चल जाएगा, 10 मंजिला बनाओगे तो उतनी ज्यादा काम चलेगा। तो यही है, जो मैदान होते हैं वो एक मंजिला होते हैं तो उसकी जो जड़ें कम गहराई तक फैली होती है। समझ में आ गया ना आपको? ये आपको सिद्धांत इसके माध्यम से पता चलता है। उदाहरण के लिए उनका मत था विभिन्न ऊंचाई के लकड़ी के टुकड़े पानी में तैरते रहते हैं, मतलब उनका घनत्व समान होता है। ऊंचा टुकड़ा पानी में अधिक गहराई तक डूबा रहता है। जिस प्रकार से आपके सामने ऊंचे पहाड़ और अपनी ऊंचाई के अनुपात के अनुसार दुर्बल मंडल की अपनी गहराई तक अपनी जड़ें डालकर संतुलन बनाते हैं। मतलब इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो स्टेनोस्फीयर है ना, स्टेनोस्फीयर जिसके ऊपर ये ऊपरपट्टी टिकी हुई है, ये दुनिया, सारी दुनिया ऐसे कह रही थी कि भाई अगर ये सारा लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर, कोई भी लिक्विड है उसके ऊपर ये पूरी ऊपरपट्टी कैसे टिक गई। तब इन्होंने पहली बार ये चीज बताई थी कि जैसे लकड़ी के टुकड़े पानी पे तैरते रहते ना, है ना, तो क्या होता है, जो भारी टुकड़ा होता है वो ज्यादा डूब जाता है और खुद को संतुलित कर लेता है, हल्का टुकड़ा होता है वो कम डूबता है और खुद को संतुलित कर लेता है। तो यही चीज इसमें बताया गया कि जैसे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो उनमें ज्यादा दबाव होता है, वो ज्यादा उनमें वजन होता है, ज्यादा घनत्व होता है तो वो ज्यादा गहराई तक डूबे रहते हैं। मैदानी क्षेत्र है उनमें क्या होता है, कम घनत्व होता है तो वो कम गहराई तक डूबे होते रहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब मुझे आपको पूरी उम्मीद है कि आपको इस उदाहरण के माध्यम से अच्छे से चीजें समझ में आ गई। निष्कर्ष की बात करें, ऊंचाई के अंतर जड़ों की गहराई के अंतर के कारण होता है, लेकिन क्रस्ट ने घनत्व स्थिर रहता है। इन्होंने क्या बताया, भाई ऊंचाई का जो अंतर है, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतना ही ज्यादा वो नीचे भी जाएगा आपके सामने, है ना। इसके कारण क्या होता है, क्रस्ट का जो घनत्व है, ऊपरपट्टी का जो घनत्व है वो क्या रहता है आपके सामने, हमेशा स्थिर रहता है। अगले वाले व्यक्ति हैं, अगले वाले साइंटिस्ट प्रांट के क्या विचार थे, द प्रिंसिपल ऑफ वेरिंग डेंसिटी एंड इक्वल डेप्थ। मतलब जॉन प्रांट का क्या सिद्धांत था, 1859 में एरी के सिद्धांत से इन्होंने अलग अपने विचार रखे। एरी का सिद्धांत था आपके सामने, जितनी ज्यादा कोई चीज जितनी ज्यादा ऊंची उतनी ज्यादा उसकी जड़ें नीचे तक जाएंगी। इन्होंने क्या बताया, परिवर्तित घनत्व और समान गहराई, मतलब डेंसिटी बदलेगी और गहराई समान रहेगी। उन्होंने क्या बताया, गहराई बदलेगी लेकिन डेंसिटी समान रहेगी। उनके अनुसार, एरी के अनुसार जो घनत्व है वो आपके सामने क्या रहता है, उनके अनुसार समान रहता है लेकिन गहराई बदलती रहती है। और प्रांट ने उल्टा बताया, इन्होंने बताया कि घनत्व बदलता रहेगा और समान गहराई रहेगी आपके सामने। प्रांट ने माना कि संतुलन बनाए रखने के लिए एक निश्चित गहराई, लेवल ऑफ कंपेंशन होता है और नीचे दबाव, प्रेशर हर जगह समान होता है। मतलब प्रांट ने क्या माना, संतुलन बनाए रखने के लिए निश्चित गहराई होती है, फिक्स गहराई तक दिखाई पड़ते हैं और नीचे दबाव देखोगे तो आपको हर जगह समान रूप से दबाव हुआ दिखाई पड़ता है। संतुलन के आधार की बात करें, प्रांट के अनुसार ऊंचे भूभाग पहाड़ों का घनत्व कम होता है जबकि मैदानी क्षेत्र का घनत्व अधिक होता है। मतलब प्रांट ने क्या बताया, पहाड़ों का उनके अनुसार घनत्व कम था और मैदानों का उनके अनुसार घनत्व ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब इन्होंने इस अपने सिद्धांत को बताने के लिए क्या बात बताई, उन्होंने बताई, उनका मत था अलग अलग घनत्व की धातु के जो छड़े होते हैं यदि उन्हें एक ही निश्चित गहराई तक डुबाई जाए तो अलग अलग ऊंचाई तक निकलेंगे। मतलब उनका क्या मानना था, पानी है, पानी में उन्होंने बताया कि अगर धातु से बने हुए कोई छड़े होते हैं, अगर उनको अलग अलग घनत्व के अगर उनको डुबाया जाएगा ना तो क्या होगा, अलग अलग समान घनत्व समान है, ये सॉरी कंफ्यूजन हो गया, घनत्व आपके सामने क्या अलग अलग घनत्व आपके सामने जब उनको डुबाया गया तो जैसा घनत्व आपके सामने उतनी ऊंचाई उन तक दिखाई पड़ती है। पहाड़ों की ऊंचाई अधिक होती है इसलिए उनका घनत्व भी कम होता है। मैदान नीचे होते हैं जिससे क्या होता है, उनका उसके अनुसार घनत्व भी अधिक होता है। तो उनके अनुसार जितना ज्यादा घनत्व अधिक होगा उनकी निचाई, उनकी जो क्षेत्र होगा उसकी निचाई भी कम होगी। पहाड़ों जिसका घनत्व जितना ज्यादा होगा उसकी ऊंचाई भी आपके सामने जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा ऊंचाई उसकी ज्यादा उल्टी मान लेना।
घनत्व, इनके अनुसार जो घनत्व डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके सामने जो ऊंचाई के, हाइट के, ऐसे मान लो घनत्व है वो रेसिप्रोकल में है आपके सामने ऊंचाई के, इनके सिद्धांत के अनुसार। ऊंचाई में अंतर क्रस्ट में के घनत्व के अंतर के कारण होता है, जबकि जड़ की गहराई एक निश्चित स्तर तक समान होती है। इन्होंने बताया कि नीचे तो उतने ही जाएंगी, लेकिन घनत्व के कारण जो ऊंचाई नीचाई है वो देखने को मिलती है आपके सामने स्थल के ऊपर। अगर अपन इन सिद्धांतों का मूल्यांकन करें तो आधुनिक जो भूवैज्ञानिकों के अध्ययन से पाया जाता है कि संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए एरी व प्रांट के विचार आंशिक रूप से सही है, ना तो पूर्ण रूप से एरी के सिद्धांत सही है, पूर्ण रूप से ना प्रांट का सिद्धांत सही है, दोनों के सिद्धांत थोड़े थोड़े सही पाए जाते हैं। क्रस्ट की मोटाई के अंत में एरी के विचार और चट्टानों के घनत्व के अंतर में प्रांट के विचार दोनों ही पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले संतुलन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब दोनों के सिद्धांत अलग अलग जगह पर लागू होते हैं, सभी जगह पर एक सिद्धांत आपके सामने नहीं लागू होता है। यह सिद्धांत आज के भूकंप, पर्वत निर्माण, गुरुत्वाकर्षण बल के विसंगतियों को समझने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सामने। तो यह था आपके सामने समतुलन की स्थिति के सिद्धांत में एरी और प्रांट के विचारों को अपने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तटीय दर्शावली कोस्टल लैंडस्केप पृथ्वी की सतह पर वो गतिशील क्षेत्र होता है जहां पर महासागर, भूमि और वायुमंडल की शक्तियां आपस में मिल जाती है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर सागर भी पाया जाता है, जहां पे जमीन भी पाई जाती है और वायुमंडल भी पाई जाती है। भाई वायुमंडल तो हर जगह पाया जाता है, समझ में आ गया। तटीय क्षेत्र आप जानते हो ना भाई, तट होगा वहां पर भूमि भी होगी और उसके उधर की साइड में जो क्या होगा, समुद्र भी होगा, तो दोनों चीजें मिल गई। और वायुमंडल तो आपको पता है भाई हर जगह ही पाया जाता है। तो तीनों की तीनों जगह जिस क्षेत्र पर पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, कोस्टल लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र अपनी विविधताओं और लगातार बदलती हुई अद्वितीय स्थलकृतियों के कारण भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब ये जो क्षेत्र होता है ना आपके सामने कोस्टल लैंडस्केप का, ये क्या होता है, अपने लगातार जो उसकी स्थलकृतियों में बदलती हुई स्थलकृतियों के कारण सबसे ज्यादा भौगोलिक अध्ययन का क्षेत्र बना रहता है। तटीय दर्शावली का निर्माण मुख्य रूप से आपके सामने लहरें, ज्वार भाटा व समुद्री धाराओं के जो रासायनिक अपक्षय के अपर्दन व निष्पेक्षण के कारण निर्माण होता है। जो तट के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो स्थलकृतियां का निर्माण होता है वो कैसे होता है, अलग कोई लहर आ गई, लहर ने कोई पत्थर को काट दिया, कोई जमीन को काट दिया, उससे हो गया। ज्वार भाटा, पानी की एक बार लहर आई और वापस गई, तो ये लगातार जो आना जाना चला रहता है ज्वार भाटा का, इससे भी काफी क्या होता है आपके सामने, स्थलकृतियों का निर्माण होता है। समुद्र में धाराएं व रासायनिक जो अपक्षय पाया जाता है, इससे क्या होता है, अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण होता है। तो ये जो अलग अलग मुख्य कारण होते हैं, क्या तो लहरों के द्वारा या फिर ज्वार भाटा के कारण या फिर समुद्री धाराएं होती हैं, ये जो रासायनिक अपक्षय पाया जाता है उसके कारण जो अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण होता है उसको अपन देखेंगे। पहले वाला है सागर तटीय दर्शावली की आपके सामने विशेषताएं। किस किस प्रकार की जो सागर होता है उसमें जो तटीय दर्शावली पाई जाती है। पहली है निरंतर गतिशील तटरेखा का एक स्थिर क्षेत्र नहीं। मतलब क्या होगा, तटरेखा का एक स्थिर क्षेत्र नहीं होता है। लहरें व ज्वार भाटा के कारण तटीय क्षेत्र में अपर्दन व निष्पेक्षण लगातार चलता रहता है। देखो मैं बताऊं आपको क्या होता है, ये इतना दिखता नहीं है इसमें, थोड़ा सही से ये, हाँ ये दिख जाएगा आपको, ऐसे, हाँ ऐसे करके दिखाऊं भाई, थोड़ा समझ लेना। क्या इतना क्षेत्र था भाई, ये सारी की सारी क्या थी, भूमि थी, तटीय क्षेत्र था। अब क्या हुआ, ज्वार भाटा है तो इतना क्षेत्र पानी में डक गया आपके सामने, है ना। फिर क्या, ज्वार भाटा काफी बार चला जाता, पीछे तरफ चला जाता है तो इतनी जमीन थी, इतनी ज्यादा जमीन खाली दिखाई देगी। तो इससे क्या, ज्वार भाटा आया तो उसने जमीन को क्या कर लिया, ढक लिया था। तो इससे क्या होगा, अब इतने साथ धूल मिट्टी कण सारी चीजें ले जाएगा, है ना, पीछे तरफ चला गया। अब फिर से वापस आता तो समुद्र से कुछ चीजें लाता रहता है। तो निरंतर जो तटरेखा होती है ना वो गतिशील रहती है, फिक्स नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि भाई एक लाइन खींच दी कि इतनी है भाई तटरेखा, इससे आगे ना तो समुद्र आगे बढ़ेगा ना भूमि आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। लगातार जो आपके सामने ज्वार भाटा के कारण क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है ना उसमें लगातार अपर्दन और निष्पेक्षण दोनों चलता रहता है। इरोजन और डिपोजिशन लगातार चलता रहता है। जमीन होती है उसका लगातार कटाव होता रहता है और समुद्र की चीजों का लगातार निष्पेक्षण होता रहता है। जैसे तटरेखा होती है वो कभी भी स्थिर नहीं रहती, आपके सामने लगातार बदलती रहती है। अगले वाला पॉइंट है विविधता। तटीय दर्शावली में कठोर चट्टाने तट पहाड़ों से लेकर रेतीली मैदान तटों में विस्तृत होती है। मतलब तटीय क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना वहां पे भी समुद्री इलाके पाए जाते हैं। साथ के साथ आपके सामने
वहां पे जो पहाड़ों में चट्टानों को काटकर अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियां पाई जाएंगी, और अगर कोई मैदानी क्षेत्र होगा वहां पे अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियां बनाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई जमीन को काटना आसान होता है, तो वहां पर अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियां बनती है, और चट्टानों पर आसानी से काटना मुश्किल होता है, वहां पर गुफाएं या फिर जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनके खंबे टाइप, इस प्रकार की स्थलकृतियां बनती है। तो विविधता पाई जाती है भाई, जो समुद्री जो स्थलकृतियां होती है ना, समुद्र के ऊपर जो तट, पानी के वजह से जो अलग अलग प्रकार की जो स्थलकृतियों का निर्माण होता है वो अलग अलग होती है। जमीन पे अलग बनती है, चट्टानों भूभाग वाले जो तटीय क्षेत्र होता है उस पर अलग प्रकार की बनती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, समुद्री व स्थलीय तत्वों का मिश्रण। तट पे हमें समुद्री लहरों द्वारा निर्मित व स्थानीय नदियों व हिमानियों द्वारा निर्मित दोनों प्रकार की भू आकार एक साथ देखने को मिल सकता है। मतलब समुद्र तट पे जाए तो हमें क्या हो सकता है, समुद्री लहरों द्वारा जो निर्मित जो आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो स्थलकृतियां देखने को मिलेंगी, और जो स्थानीय नदियों व हिमालय द्वारा निर्मित आपके सामने अलग प्रकार की स्थलकृतियां देखने को मिलती है। भाई कोई भी समुद्र होता है उसमें बहुत सा ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर लगातार नदियां गिरती रहती है, तो नदियों के द्वारा भी कुछ स्थलकृतियों का निर्माण होता है, समझ में आ गया। और समुद्री आपके सामने जो लहरें होती हैं उसके द्वारा भी स्थलकृतियां, तो दोनों प्रकार की स्थलकृतियों का काफी बार क्या होता है, मिश्रण देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है आपके सामने, समुद्री व स्थलीय ऐसी जगहों पर समुद्र का व स्थानीय तत्वों का मिश्रण हो जाता है स्थलकृतियों का। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, सागर तटीय अपरदन द्वारा निर्मित आपके सामने स्थलकृतियां, मतलब जो सागर के द्वारा क्या अलग अलग प्रकार की जो स्थलकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें पहली होती है हाइड्रोलिक एक्शन, जल के दबाव के द्वारा अपघर्षण लहरों द्वारा निर्माण किए गए आपके सामने जो स्थलकृतियां होती हैं वो पहली होती है समुद्री भृंगु क्लिफ। सी क्लिफ्स कौन सी होती हैं, लहरों के कटाव के कारण तीव्र खड़े हुई चट्टानों का निर्माण हो जाता है। काफी बार समुद्र में देखना आपको इस प्रकार के पत्थर काफी बार देखने को मिलते हैं, समझ में आ गया। या नुकीले पत्थर, ऐसे पत्थर कुछ मिल जाएंगे आपके सामने, या कुछ गोल ऐसे पत्थर आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। ये क्या होता है, इनको क्या बोला जाता है, सी क्लिप्स के नाम से जाना जाता है। ये काफी बार समुद्र में दिखाई नहीं देते, नीचे भी होते हैं, काफी बार ऊपर भी होते हैं, दोनों प्रकार से पाए जाते हैं। तो लहरों के लगातार क्या टकराव होता रहा, चट्टान कट गई और एक बस बीच में से खंबा सा बचा रह गया, समझ गया। इससे तीव्र ढाल वाली चट्टानी किनारे निर्मित हो जाते हैं। समुद्री गुफाएं, लहरों द्वारा कमजोर चट्टानों को काटकर एक भृंगु आकार की क्या बनाई जाती है, आपके सामने गुफा बनाई जाती है। अब कोई गोल चट्टान थी बहुत बड़ी, अब इसमें क्या हो, यहाँ पर कोई छिद्र हो गया, तो इस दरार में पानी घुसता रहा और इसमें क्या हो गया, गुफा टाइप हो गया, ऐसे कोई कुछ क्षेत्र बन गया, ऐसा ऐसे वाला, समझ में आ गया आपके सामने। तो इसको क्या बोला जाता है, समुद्री गुफा के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है वेव कट प्लेटफॉर्म, भृंगु के पीछे कटने से बना हुआ समतल मंच, मतलब ऐसे वाला भाई जो गुफा थी। अब ये आपके सामने कैसे बताऊं, ऐसे वाला देख लो भाई, ऐसे समतल, ये जो पीछे वाला इलाका ना समतल बन जाएगा एकदम पीछे से, उसको वेव कट प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। भाई पीछे की जो आपके सामने जो स्थलकृति थी वो एकदम समतल हो गई भाई, पीछे पानी टकराता रहा, तो ये जो इसके बाहर का क्षेत्र था वो कट गया और पीछे का समतल का क्षेत्र बन गया है एकदम। जो गुफा हो सकती है, इसमें कोई चट्टान हो सकती है, उसके पीछे का क्षेत्र एकदम समतल हो जाता है। अगले वाला है तटीय मेहराब, गुफाओं को एक दूसरे के पार कट ले जाने वाला मेहराब। अब एक गुफा ये थी, एक इसके पीछे वाली ऐसी गुफा है, तो यहाँ से ये वाला क्षेत्र इसमें कटा हो गया, अब ये गुफा कुछ ऐसी बन गई भाई, समझ में आ गया। इसको तटीय मेहराब के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसे होते हैं, ऐसे आर्क बन जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं आपकी बार समुद्र में। इसको क्या कहा जाता है, तटीय मेहराब, सी आर्क्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, स्टैक्स, मेहराब के ढह जाने से, ये जो आपके सामने ये सब ढह जाने से खड़ी संरचना, अब क्या था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसे था, ऐसे वाली क्लिप थी, अभी ऊपर वाला क्षेत्र ढह गया, अब ऐसे ऐसे बच गया एकदम सीधा का सीधा, तो इसको क्या कहा जाता है, स्टैक्स के नाम से जाना जाता है। पहले ऐसे थी शायद, हाँ अब सही दिख रहा है, अभी ऊपर वाला है ना ये वाला ढह गया, अब ऐसे हो गई एकदम सीधी। सागर तटीय निष्पेक्षण से जो निर्मित कलाकृतियां होती हैं उसके बारे में अपन देखेंगे विस्तार से। जब लहरें और धाराओं की ऊर्जा कम हो जाती है तो रेत व बजरी के जमा हो जाने से किस प्रकार की जो कलाकृतियां बन जाती हैं उसको देखेंगे अपन। पहले वाला आपके सामने पुलिन, समुद्री तट, तटीय क्षेत्र में रेत बजरी कंकड़ के जमाव से जो सबसे आम तटीय निष्पेक्षण होता है आपके सामने, मतलब
तटीय क्षेत्र होता है वहां पे रेत बजरी व कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उसके जमाव के कारण जो सबसे ज्यादा आपके सामने अगर कोई आकृतियां पाई जाती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने बीचेस के नाम से जाना जाता है, पुलिन व समुद्री तट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने स्पीट और बार्स, समुद्र की लंबी तट धारा द्वारा रेत के जमाव जो तट के बाहर समुद्र की ओर बढ़ता रहता है उसको स्पीट, जो दो भूखंडों को जोड़ता है और खाड़ी होती है उसको बंद कर देता है। मतलब लहरें व समुद्र की रेत के द्वारा जमाव तट पे क्या होता है? समुद्र की तरफ बढ़ जाता है। अब काफी बार क्या होता है आपके सामने जो खाड़ी होती है ना, वो पहाड़ का क्षेत्र कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे ऐसे वाला क्षेत्र होता है उसको हार्बर बना दिया जाता है। मतलब बड़ा सा पहाड़ होता है, तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे वाली खाड़ी थी और यहाँ पर क्या हो गया? एक समुद्री तट बना दिया। अब क्या हो, इस तट पे मिट्टी आई और ये वाला जो क्षेत्र बीच में छिद्र है ना, इसको भर दिया। समझ में? इसको क्या बोला जाता है? स्पीट व बार के नाम से जाना जाता है। ये ना काफी बार खाड़ियां होती है ना, उसको बंद कर देती है आपके सामने। लेगून क्या होता है? बार या स्पीट द्वारा समुद्र के अलग हो जाना, उथला हुआ जल निकाय जैसे चिल्का झील वगैरह। मतलब क्या हो गई? आपके सामने समुद्र था, अब समुद्र पीछे चला गया। पहले क्या था? समुद्र यहां तक था आपके सामने, ऐसे वाला समुद्र मान लो। अब क्या हुआ? यहाँ पर लगातार आपके सामने कोई चट्टान वगैरह थी, तो यहाँ पर लगातार मिट्टी आकर इकट्ठी होती गई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूभाग इकट्ठा हो गया। समझ में आ गया? तो अब क्या हो गया? ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र ये अलग हो गया आपके सामने, और आपके सामने समुद्र थोड़ा पीछे की तरफ चला। पीछे की तरफ तो नहीं चला गया, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी मिट्टी का स्थल बन गया। तो क्या हो सकता है? अब समुद्र की लहरें आपके सामने उछलकर अंदर आ सकती, सीधी नहीं आ सकती। तो इससे क्या होता है? एक झील का निर्माण हो जाता है, और उसको क्या बोला जाता है? समुद्री झील या लेगून झील के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया? समुद्र का एक क्षेत्र जो उससे अलग हो गया उसको लेगून झील के नाम से जानते हैं। चिल्का झील है उसका प्रमुख उदाहरण। सागर तटीय दर्शावली मानव सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह, मत्स्य पालन, पर्यटन जैसी आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। मतलब सागर में जो समुद्र होता है उसके किनारे जो दर्शावली, मतलब अलग अलग प्रकार के जो दर्शावली देखने को मिलती है, वो मानव सभ्यता के लिए सबसे जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बंदरगाह पाए जाते हैं, मछली पालन होता है, पर्यटन होता है, और अलग अलग प्रकार की क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं। तटों का संरक्षण आज भी एक बड़ी चुनौती है। मतलब जो समुद्री तट होते हैं ना, उनको बचाकर रखना बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इनमें लगातार डिपोजिशन वो आपके सामने इरोजन होता रहता है। तो यही है, सागर तट पे कैसी दर्शावली पाई जाती है, किस प्रकार की स्थलकृतियां पाई जाती है, वो भी मैंने बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। भूकंप आपके सामने पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कंपन कहलाता है। भूकंप क्या कहलाता है आपके सामने? अगर जो पृथ्वी होती है उसकी सतह अगर अचानक हिल जाती है या कंपन हो जाती है। भाई कोई भी चीज क्या होती है? आपके सामने टेबल पे रखी हुई चीज अचानक से हिलने लग गई है ना, और किसी ने नहीं अचानक गिर गई, तो आप क्या बोलते? अरे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। आसपास की चीजों में कंपन होने लग जाता है ना। तो इससे क्या हो जाता है आपके सामने? इसी को क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। जो पृथ्वी के भीतर ऊर्जा का अचानक मुक्त होने के कारण उत्पन्न होता है। और ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है आपके सामने? पृथ्वी के भीतर जो ऊर्जा होती है वो अचानक से उसका विस्फोट होता है, उसका अचानक से उसके भीतर से ऊर्जा बाहर निकल जाती है। उसी के कारण आपका क्या होता है? ये भूकंप ये देखने को मिलता है। समझ में आ गया? आपके सामने पृथ्वी के ऊर्जा होती है पृथ्वी के अंदर, वो अचानक से बाहर निकलती है, और उसी के कारण क्या होता है? भूकंप वो रहता है। क्यों? मैंने अभी बताया आपको, प्लेटें वो स्टेनोस्फेयर के ऊपर टिकी होती हैं। स्टेनोस्फेयर एक लिक्विड होता है जो गर्म जो लावा होता है उससे बना हुआ होता है, गर्म लावे से बना हुआ रहता है। और जब लावा होता है उसमें गैस बन जाती है, मतलब उसके अंदर, या फिर गर्मी होती है, जो ऊर्जा है वो होती है। अब उसको कहीं ना कहीं से आपको तो बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, तो क्या होता है? वो प्लेटों को ऊपर नीचे करता रहता है, और इसी से क्या हो जाता है? भूकंप का उत्पन्न हो जाता है। तो भूकंप अब किस किस कारणों से प्लेट उत्पन्न हो सकते हैं, उसका एक कारण तो मैंने बता दिया, बाकी अन्य कारण भी अपन समझेंगे। भूकंप के कारण आपके सामने, भूकंप आने के मुख्य कारण आपके सामने कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण होता है जो विवर्तनिक गतिविधियां। कौन सी गतिविधियां होती है आपके सामने? विवर्तनिक जो गतिविधियां होती हैं उसके कारण आपके सामने मुख्यतः जो भूकंप है वो आता है। क्या होता है? विशेषकर पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं, या दूर जाने से, या फिर उनका आपस में फिसलने से क्या हो जाता है? आपके सामने भूकंप है वो आता है। भूकंप आने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? आपके सामने जो प्लेटें होती है ना, वो आपस में क्या तो टकराती रहती हैं, या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती हैं। इसी के कारण क्या होता है? आपके सामने जो भूकंप है वो मुख्यतः देखने को मिलता है।
समझ में आ गया। तो ये प्लेटों में जो आपके सामने अलग अलग प्रकार की गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, इसी के कारण जो आपके सामने क्या होता है, भूकंप है वो आता रहता है। पहला सिद्धांत है उसमें प्लेटों का विवर्तनिक सिद्धांत। यह सबसे प्रमुख कारण होता है। प्लेटें सीमाओं पर जब तनाव बढ़ता है और चट्टानें दूर जाती है तो ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब प्लेटों का विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है, प्लेटें सीमाओं पर जब तनाव बढ़ता है और चट्टानें टूटती है तो ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब जो प्लेटों की जो प्लेट है ना, उसका जो किनारे वाला क्षेत्र होता है उसमें जो तनाव बढ़ता है ना, कैसे हो भाई, एक दूसरे के ऊपर एक नीचे जा रही है एक ऊपर आ रही है, तो इससे क्या उनमें तनाव बढ़ेगा। समझ में आ गया। साथ के साथ क्या दूर जाएंगे तब भी उनके बीच में तनाव रहता है, फिर एक दूसरे करीब आती हैं तब आपके सामने उनके बीच में क्या होता है, वो टच होती हैं। इस प्रकार की घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो चट्टानें टूटती हैं और ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। अगले वाला सिद्धांत होता है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी फटने से या उसके दौरान जो गैस और मैग्मा का जो दबाव होता है उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में भी कंपन महसूस होता है। मतलब जो ज्वालामुखी फटता आपके सामने, जो आपके सामने ज्वालामुखी जो फटता है, जो उससे पहले जो क्या होता है, गैस और मैग्मा का दबाव बनता है। भाई कोई भी चीज फटेगी तो नीचे दबाव बनाता है, ऐसे समझ लो। प्रेशर कुकर के सिद्धांत से समझ लो। प्रेशर कुकर में क्या होता है, आपके सामने जलवाष्प का प्रेशर बनता है, तभी क्या होती है, सीटी ऊपर उठती है और उससे गैस निकलती है। तो इसी प्रकार से कुछ होता है आपके सामने। समझ में आ गया। ज्वालामुखी को जो कुकर होता है उसकी सीटी से समझ लो, नीचे की तरफ आपके सामने इसी तरीके से जो पानी है, जो लावा वो पिघलता रहता है। अब उसके अंदर क्या होगा, दबाव बनने लग गया तो वो क्या होगा, अब फटेगा तो क्या होगा, सीटी को ऊपर होते हैं ना, तो इसी तरीके से क्या होता है आपके सामने, वो आसपास का क्षेत्र ऊपर होता है और इससे क्या होता है, भूकंप का कंपन महसूस होता है। समझ में आ गया। कुकर की सीटी का सिद्धांत से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मानव जनित कारण। मानव के द्वारा कौन कौन से आपके सामने कारण होते हैं जिसके कारण आपके सामने क्या देखने को मिलता है, ये इस प्रकार की गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं। बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना। अब बड़े बड़े बांधों से क्या होता है, पानी एक जगह रहता है। अब भाई पानी का दबाव पड़ता है, एक जगह बहुत सारा पानी रखोगे तो उससे क्या होगा, उस चीज पर दबाव बनेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं उस पर उस खास क्षेत्र पे ज्यादा दबाव होता है, दूसरे पे कम दबाव पड़ता है, तो इसलिए प्लेटें नीचे धस जाती हैं या फिर ऊपर उठती हैं। इस कारण क्या होता है, वहां पर भूकंप देखने को मिलता है। जो बड़ी बड़ी खानें होती हैं उसका डैना या भूमि का जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, इसी के कारण आपके सामने क्या होता है, स्थानीय भूकंप आ जाते हैं। ये सारे भूकंप कैसे हैं जो कारण बताएं, ये स्थानीय भूकंप के कारण है। जो बांधों का निर्माण करना, खानों का डहना या परमाणु परीक्षण के कारण क्या होते हैं, स्थानीय भूकंप आते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपको विस्तार से इसके बारे में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भूकंप के प्रकार। भूकंपों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब भूकंप होते हैं उसमें उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनको क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। जो विवर्तनिक जो भूकंप होते हैं ये किस वजह से आते हैं, प्लेटों की सीमाओं को खिसकने के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती रहती है, वो एक दूसरे से दूर खिसकती रहती हैं। तो इस कारण कौन से भूकंप देखने को मिलते हैं आपके सामने, विवर्तनिक जो भूकंप है वो देखने को मिलते हैं आपके सामने। इन सभी प्लेटों के खिसकने के कारण आपके सामने ये भूकंप वो देखने को मिलते हैं। अगले वाला आपके सामने ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। कौन सा आपके सामने ज्वालामुखी भूकंप है, वो ज्वालामुखी क्षेत्र होता है ना, वहां तक ही सीमित रहता है, वहां तक ही मुख्यतः पाया जाता है ज्वालामुखी भूकंप होता है। समझ में आ गया आपके सामने। ऐसे नहीं भाई ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटी है और भारत और अमेरिका में भूकंप आ रहा है, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं आपके सामने। निपात भूकंप। खनन क्षेत्रों में की जो गुफा होती है, खानों की छतों के ढहने से उत्पन्न होता है आपके सामने निपात भूकंप। ये अलग अलग प्रकार है भूकंप के। इसमें निपात भूकंप होता है वो कौन सा होता है, कोई खनन कर रहे थे कहीं पर, खान थी, अब खान का ऊपरी क्षेत्र ढह गया और उसके ऊपर घर वगैरह बने रहते हैं। भाई खानों तो अंदरूनी तरीके से होती है ना, खानों का जो खनन होता है वो, तब वो आपके सामने नीचे ढहेगी, थोड़ी बहुत भी धसेगी तो क्या होगा, आसपास के जो क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है, भूकंप देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विस्फोट भूकंप। परमाणु या रासायनिक विस्फोटों से उत्पन्न होने वाला भूकंप। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो परमाणु घटनाएं होती हैं, जो लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, ताकि अगर बाहर विस्फोट करेंगे तो विकिरण कहीं भी फैल सकते हैं, तो पृथ्वी के अंदर खड्डा खोद के वहीं पर विस्फोट किया जाता है। तो आपके सामने क्या, नीचे की प्लेटें हिल जाती हैं इस चीज से। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जलाशय प्रेरित जो भूकंप होता है। बड़े बांधों में भारी मात्रा में पानी जमा होने के कारण आपके सामने क्या होता है, ये भूकंप देखने को मिलता है। भूपटल पे पड़ने वाला जो दबाव होता है इसके कारण क्या होता है, भाई मैंने बताया
ये जमीन है, ये जमीन है, इस पे पानी है, तो इस प्लेट पे ज्यादा दबाव रहेगा, इस पे कम रहेगा, तो इसलिए ऐसे हो सकती है, भूकंप आ सकता है। ये तो सामान्य सिद्धांत आप सबको पता है। तो ये अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं। विवर्तनिक सिद्धांत आपके सामने प्लेटों खिसकने से आता है। ज्वालामुखी भूकंप ज्वालामुखी के फटने से आता है। निपात भूकंप आपके सामने कोई भूकंप जो गुफा है उसकी छत के ढहने से आता है। विस्फोट भूकंप आपके सामने जो परमाणु के रासायनिक विस्फोट होते हैं उसके कारण आता है। और जलाशय प्रेरित भूकंप आपके सामने बड़े बड़े जलाशयों में पानी इकट्ठा होने के कारण आता है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है, विश्व के अधिकांश भूकंप मुख्य रूप से 3 बेल्टों व पट्टियों में वितरित किया गया। अब कौन कौन सा वो मुख्य क्षेत्र है जहां पे आपके सामने जो मुख्यतः जो भूकंप आता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? आपके सामने 3 अलग अलग प्रकार की प्रमुख पट्टियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप आता है ना। जो क्षेत्र जिस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है ना, अब उस क्षेत्र को माप दिया गया है कि भाई इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। पुरानी घटनाओं के आधार पर, अनुभव के आधार पर इनको बांट दिया गया है। पहला क्षेत्र है परिप्रशांत क्षेत्र, है ना। प्रशांत महासागरीय जो पेटी होती है, सरकम जो पैसिफिक बेल्ट होती है, इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व के लगभग 63% भूकंपों के क्षेत्र इसी के अंदर आते हैं आपके सामने। किसमें आते हैं आपके सामने? जो प्रशांत महासागरीय रिंग ऑफ फायर है, ये क्या प्रशांत महासागरीय पट्टी में आपके सामने दिखाई पड़ती है। 63%, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा प्रतिशत है। इतने भूकंप आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसको प्रशांत महासागरीय प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। ये अन्य प्लेटों से आपके सामने क्या रहती है? टकराती रहती है। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह भूकंपों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अल्पाइन पर्वतमाला, भूमध्य सागर, हिमालय, भारत और चीन को कवर करता है। मतलब मध्य महासागरीय पेटी कौन सी होती है? ये भूकंप आने का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसपे अल्पाइन जो पर्वतमाला वहां पर आता है, भूमध्य सागर के आसपास, हिमालय व भारत व चीन का जो क्षेत्र होता है, ये वो क्षेत्र है जहां पर आपके सामने मुख्यतः क्या होता है? सबसे ज्यादा भूकंप वो देखने को मिलता है आपके सामने। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मध्य अंटार्कटिका पेटी। ये कौन सी पेटी होती है? मध्य अंटार्कटिका की पेटी। अंटार्कटिका महासागर के मध्य में स्थित कटक व उसके प्लेटों के अपसारी दूर जाने के कारण आपके सामने ये भूकंप आते हैं। मतलब अंटार्कटिका जो महासागर है, इसमें जो मध्य में जो एक कटक प्लेटें पाई जाती हैं कि एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं। यह घटना अक्सर होती रहती है। इसके कारण क्या होता है? आपके सामने यहाँ पर मुख्यतः भूकंप आते रहते हैं। तो ये 3 प्लेटों का निर्माण किया गया। पहली प्लेट आपके सामने प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी यहीं पे फटते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप भी यहीं पर आते हैं। और मुख्यतः यहाँ पर भूकंप क्या आता है? ज्वालामुखियों के फटने के कारण यहाँ पर भूकंप देखने को मिलते हैं। अगले वाले भूकंप आते हैं मध्य महासागरीय पेटी में। मतलब भूकंप आने का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर आते हैं जहां पे अल्पाइन पर्वत हो गए, ये अलग अलग पर्वतशालाओं में क्या होते हैं आपके सामने क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है? 2 छोटी छोटी प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। इस वजह से जो ये बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हुआ और इन पर्वतों में अक्सर भूकंप देखने को मिलते हैं। अगले वाला भूकंपीय क्षेत्र है मध्य अंटार्कटिका क्षेत्र, कटक पट्टी। इसमें क्या है? ये प्लेटें आपके सामने अंटार्कटिका महासागर में कटक जो पट्टी है वापस में दूर दूर जाती रहती है। इस वजह से इनमें भूकंप आते रहते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। अब भूकंपों के क्या क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे भाई। इसका पॉइंट आपके सामने प्रत्येक विनाश, इमारतों का ढहना, संचार लाइनों का टूटना, रेल पटरियों का उखड़ना, ये सब भूस्खलन से आपके सामने देखने को मिलता है। भाई क्या होता है आपके सामने? अब भूकंप आएगा तो ये तो फिक्स होता है, इमारतें भी ढहेंगी, संचार लाइनें, रेलवे लाइनें, ये सब आपके सामने पटरी वगैरह भी उखड़ जाती है इन सब चीजों के कारण। समझ में आपके सामने आ गया। क्यों? क्योंकि भाई जो जगह थी वो हिली, तो उसके ऊपर उस स्थल के ऊपर, जैसे भाई आप एक बात बताओ, अगर कोई चीज प्लेट है, प्लेट के ऊपर गिलास रख दिया, आप प्लेट को हिलाओगे तो गिलास गिरेगा। बस वही सिद्धांत इसमें लागू हो जाता है। इमारतें ढह जाती हैं, संचार लाइनें टूट जाती है, रेलवे लाइनें की पटरियां भी उखड़ जाती हैं। जल संबंधी प्रभाव, नदियों के मार्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है, दलदलों का निर्माण होता है, बांधों का टूटना व भूजल स्तर में बदलाव होता है। मतलब नदियों के मार्ग, पहले से नदियां इस क्षेत्र से जाती थी, भूकंप आने के कारण कुछ उनका क्षेत्र बदल गया, दलदल उसका निर्माण होता है, बांध भी टूट जाते हैं काफी बार, और भूजल के स्तर में भी बदलाव देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सुनामी। महासागरीय तल पर भूकंप आने से विशाल समुद्री लहरें उत्पन्न होती है आपके सामने। तो जो
महासागरीय जो तल होता है ना, उसमें भूकंप आएगा तो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होंगी, और इससे क्या होगा, बहुत बड़ा विनाश आता है आपके सामने। क्यों? ज्वार, बड़े बड़े ज्वार आते हैं आपके सामने, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, इससे क्या आते हैं, सुनामी आ सकती है। जो अधिकतर सुनामी आती है वो कैसे आती है आपके सामने, इसीलिए आती है, जो भूमध्य सागर में भूकंप आ गया, इस वजह से वहां का क्षेत्र, पानी पूरा हिल जाता है। अब गिलास है, गिलास में आपने पानी लिया और उसको ऐसे हिलाओगे तो पानी बाहर गिरेगा ना, उछलकर। तो वही सिद्धांत इसमें लागू होता है, और वो पानी गिलास में नहीं, महासागरों में होता है बहुत ज्यादा, और वो क्या होता है, वो पानी उछलकर बाहर नहीं गिरता, उन जो बाहर का जो क्षेत्र होता है ना, जो तटीय इलाकों वाला, वहां पर आता है, और उसके वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा विनाश दिखाई देता है। अगले वाला क्या है आपके सामने, इमारतों में आग लगने जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। इमारतों के दहने से बिजली के तार टूटते हैं, गैस पाइपलाइन फटती हैं और उनमें आग लग जाती है। मतलब आपके सामने क्या दिखाई पड़ता है, जो अलग अलग प्रकार की इमारतें हैं उसमें बिजली लाइन टूटते हैं, गैस पाइपलाइन फटने जैसी आपके सामने घटनाएं मुख्यतः दिखाई पड़ती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भूसंकलनीय व मृदा द्रवीकरण। पहाड़ी क्षेत्रों में भूसंकलन और जलयुक्त मिट्टी पर द्रव रूप में परिवर्तित होती है। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होता है और भूसंकलन होता है, उसमें जलयुक्त मिट्टी होती है ना, वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में विकास का उससे क्या होता है, मुख्य कारण से विकास, जो विनाश है वो दिखाई पड़ता है। विकास नहीं भाई, विनाश है वो इसी कारण मुख्य रूप से होता है। तो ये था आपके सामने जो आपका पेपर होने वाला है भौतिक भूगोल का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भूकंप के कारण, प्रकार व वितरण के मुख्य प्रभावों की व्याख्या कीजिए। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद। उसके किस प्रकार का आकार होता है उसके बारे में विस्तार से बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने। पवन, विंड एक महत्वपूर्ण भू आकृति का कारक होता है। हवा होती है ना, हवा क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति होती है, जिसके द्वारा जो पवन होती है, विंड के द्वारा सबसे ज्यादा आपके सामने अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। मुख्य रूप से शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलियों से प्रभावित होती है। मतलब हवा के द्वारा किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या बनाए जाते हैं आपके सामने, आकृतियां बनाई जाती हैं, शुष्क क्षेत्र में, और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आपके सामने क्या बनाई जाती है, इस प्रकार की जो भू आकृतियां वो बनाई जाती हैं। पवन का कार्य भी 3 प्रकार से होता है, अप्रदन, परिवहन व निष्पेक्षण। अभी तक आपने जितने भी प्रकार की चीजें बढ़ी, चाहे नदियों के द्वारा, चाहे हिमानी के द्वारा, चाहे आपके सामने जो भूमिगत जल के द्वारा, जितने भी प्रकार के स्थलकृतियों का निर्माण होता है वो किससे, कैसे होता है, क्या तो इरोजन से या डिपोजिशन से, अप्रदन के द्वारा या निष्पेक्षण के द्वारा। लेकिन आपके सामने जो हवा होती है ना, वो परिवहन भी करती है। भाई हवा चलती है तो अपने साथ मिट्टी लेकर चलती है ना, तो उसके द्वारा भी स्थलकृतियों का निर्माण होता है। तो हवा 3 प्रकार से स्थलकृतियों का निर्माण करती है, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन काफी बच्चों का सवाल आएगा, सर हम ये जो पीडीएफ आप जो पढ़ा रहे हो, हम भी पढ़ना चाहते हैं इस पीडीएफ से, ये पीडीएफ हमें फ्री में कहां पर मिलेगी। तो बच्चों ये पीडीएफ फ्री में मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पे टक दे दबा दोगे और फिर घंटी वाला बटन दबा देना, वो घंटी वाला बटन आता है ना, उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। फिर जैसे कर दोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, है ना। तो टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन में जाना और वहां पे ज्योग्राफी सर्च करना, छोटे शब्दों में, स्पेलिंग नहीं आती, GEOGRAPHY सर्च कर लिया। उसके बाद में BA फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। ये वाली पीडीएफ होगी, पढ़ लेना उसको अच्छे से। समझ में आ गया। पवन 3 प्रकार की मुख्य प्रक्रियाएं करती है, अपवाह, अपघर्षण व सन्निकर्षण। मतलब डिफ्लेशन, एब्रेशन और जो एट्रेशन है इसके द्वारा किया जाता है। पहले वाला प्रकार आपके सामने अपवाहन, गर्त या वात्रत गर्त। पवन द्वारा रेत और धूल के कणों को उड़ाकर ले जाने से धरातल पे बड़े बड़े अनियमित गड्ढे या गर्त बन जाते हैं, जिसे अपवाहन गर्त कहा जाता है। मतलब जो हवा होती है ना, उसके द्वारा जो रेत व धूल के कणों को क्या उड़ाकर ले जाती है, इससे क्या हो जाता है, आपके सामने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। और भाई अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हो और अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता, तो भाई आपको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी छोड़ो आप। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता होगा हवा चलती है, तब आप अपने खेतों में देख लेना, अपने एक साइड की जमीन को बिल्कुल उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाके डाल देगी। या खेत नहीं है तो घर में देख लिया होगा, मिट्टी उड़ के चलती है भाई,
और खास करके आप शेखावाटी वाले रीजन के या फिर इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इधर के क्षेत्र के तो आपको तो बिल्कुल पता होगा। आप वहां या गर्त क्या होती है, मिट्टी आई, ये थोड़ा ऊंचा सा टिल्ला था या थोड़ी ज्यादा मिट्टी थी, यहाँ पर हवा लग लग के घर्षण कर करके इसको यहाँ से उड़ाकर यहाँ पे खड्डा होगा, यहाँ पर ले जाकर भर देगी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर खड्डे का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पे मिट्टी थोड़ी ऊंची हो जाएगी। अगली बार इधर से हवा चलेगी तो इधर से उड़ाकर इधर ले जाकर डाल देगी। तो ऐसे चलता रहता है। इसको क्या कहा जाता है, अपवाहन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होता है, मरुस्थल में अपवाह और अपघर्षण के कारण आपस की कमजोर चट्टानों का कटाव हो जाता है। केवल कठोर चट्टान के गोल मटोल टीले बच जाते हैं, मरुस्थल में आइसलैंड जैसे दिखते हैं। देखो ताकि हाँ आपके सामने मतलब एक बड़ा सा टिल्ला था, है ना, ये ऐसे वाला टिल्ला क्यों ऐसे होते हैं आपके सामने, लगभग थोड़ा ढंका बना देता हूं, ऐसे वाला, ये ऐसा टिल्ला था। अब क्या ऊपर भुरभुरी माटी थी, थोड़ी भुरभुरी माटी समझते हो ना, एकदम ऐसे ऊपर ही पड़ी हुई, एकदम कच्ची जो मिट्टी है ना वो कच्चे तरीके से रहती है, एकदम दबी हुई नहीं रहती है। अब लगातार टिल्ले पे हवा चलेगी, ऐसे चलती चलती है, जो ऊपर वाली मिट्टी उसको डाली जाएगी और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपके सामने, इस प्रकार का क्षेत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्षेत्र बच जाता है उसको क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग के नाम से जाना जाता है। लगातार अपवाह है, लगातार अपघर्षण के कारण आसपास के जो कमजोर चट्टानों से कटाव हो जाता है और केवल जो कठोर चट्टानें होती हैं उसके गोल मटोल टीले बच जाते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, आइसलैंड्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने यार्दन। जब मरुस्थल में कठोर और मुलायम चट्टानें लंबवत रूप से होती हैं तो पवन मुलायम चट्टानों को काट देती है और कठोर समान निकुली बच जाती है। मतलब काफी बार क्या होता है आपके सामने, हवा ऐसे टकराती रहती है आपके सामने। अब क्या रहती है आपके सामने, हवा टकराएगी, ऐसे थी भाई चट्टान, ऐसे वाली समझ लो, ऐसे रहती है आपके सामने चट्टान। अब क्या होती है, हवा उसके लगती रहेगी, चट्टान ऐसी हो जाएगी, एकदम आगे की तरफ से आपको दिख रहा है ना निकुला पेन, ऐसे मान लो एकदम एकदम निकुली हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है, इधर वाली जो मिट्टी थी इसको कटाव कर दिया, इसकी इधर वाली मिट्टी कटाव कर दिया, अब सामने से चुपली सी बचेगी ऐसे वाली, ऐसे इसकी इधर वाली मिट्टी गई, इधर वाली मिट्टी गई। एक छोटा सा सापेक्ष बता रहा हूं, ये ऐसा आगे से चुपली सी बच जाती है। इसको क्या बोला जाता है, यार्दंग के नाम से जाना जाता है। जो जब कठोर और मुलायम चट्टानें ये लंबवत होगी, मैंने तो ये आपको क्या दिखाया, एक छोटा सा पार्ट दिखाया उसका, है ना, ऐसे लंबवत ऐसे चुपली सी बच जाती है, उसको यार्दंग के नाम से जाना जाता है। जहां पर क्या होती है, जो पवन होती है वो मुलायम चट्टान को तो काट लेती है और कठोर जो चट्टान होती है उसके जो नुकीला क्षेत्र हो जाता है सिर्फ वही बच जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जैगुन। जब कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिज रूप से होती हैं, ओरिजोंटली होती है भाई आपके सामने, तो जो पवन मुलायम चट्टानों काट लेती है और मेज या मशरूम के आकार की, अब ऐसे होगी, अब की बार ऐसे देखा, अब की बार ऐसे होगी भाई। अब क्या हो गया, चट्टान का ऐसा ऐसे थी चट्टान एकदम, है ना, उसको काटती 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 उसको ऐसे कर दिया बिल्कुल। क्यों, बीच वाला हिस्सा सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा दबाव इस पे लगता है, तो ये तो बच जाएगी, बाकी इधर वाला क्षेत्र इधर वाला क्षेत्र उड़ गया। समझ में आ गया। तो मेज या मशरूम के आकार के, फिर ऐसे ये ऐसे वाला इलाका, तो ये जो समझ रहे हो वो नहीं है, ये मशरूम है ना, ये मशरूम या मेज के आकार के टिल्ले बच जाते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है, जैगून के नाम से, जुगेन के नाम से जाना जाता, जुगेन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भूस्तंभ या छत्रकशिला। पवन नीचे के भाव से अधिक कटाव कर देती है, जो ऊपर से छतरी सी बच जाती है, ऐसे भाई क्या हो जाएगा, ऐसे न्यू बच जाएगी आपके सामने, ऐसे वाली सी, है ना, ऐसे, है ना। काफी आपने चट्टानें देखी होंगी जिसके ऐसे होती हैं, ऊपर बड़ा सा पहाड़ बचा रहता है, नीचे आपके सामने पत्थर की चुपली सी बची रहती है। तो इसको क्या नाम से जाना जाता है, आपके सामने भूस्तंभ या छत्रकशिला के नाम से जाना जाता है। नीचे ज्यादा कटाव हो गया, ऊपर क्या हो गया आपके सामने, कोई पत्थर है वो समतल बचा रह गया, उसको भूस्तंभ या छत्रकशिला के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपके सामने पवन के निष्पेक्षण से डिपोजिशन से आपके सामने किस प्रकार के जो स्थलकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में जानेंगे। जब पवन की गति धीमी हो जाती है तो अपने साथ लाई गई रेत या धूल के कणों को जमा कर देती है। अब क्या होगा, हवा तेजी से चलती रहेगी आपके सामने, तो क्या रहेगा, अपने साथ उड़ाकर लेकर चली जाएगी। लेकिन अब उसकी गति धीमी हो जाएगी भाई, कहीं कोई किसी जगह से आपके घर से टकरा गई या किसी जगह पे टकरा गई तो उसकी गति धीमी हो गई, तो वहीं पर उस धूल के कणों को छोड़ देती है।
तो इससे क्या होता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार की स्थलकृतियों का निर्माण होता है। किस प्रकार की स्थलकृतियां होती है उसके बारे में जानेंगे। पहले प्रकार की स्थलकृति होती है बालू का स्तूप या फिर रेत के टीले। ये पवन द्वारा जमा की गई रेत की पहाड़ियां या टीले होते हैं, जिसका आकार अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब ये जो हवा होती है ना, उसके द्वारा रेत की पहाड़ियां या टीले होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के टीले बनते हैं। मतलब भाई टीले का प्रकार एक प्रकार का नहीं होता, 3 प्रकार के रेत के टीले पाए जाते हैं। समझ में आ गया। कॉम्पिटिशन में इंपॉर्टेंट है सवाल, राजस्थान की तैयारी करोगे ना, राजस्थान की कॉम्पिटिशन की, तो प्रश्न आते हैं। पहले वाला टिल्ला होता है बरखान। बरखान कैसा होता है, अर्धचंद्राकार टिल्ला, केवल सींग हवा की दिशा में होता है। ऐसा वाला भाई, ऐसे वाला टिल्ला कोई पाया जाता है। समझ में आ गया। उसको किस नाम से जाना जाता है, बरखान के नाम से जाना जाता है। और ये सामान्य टिल्ले होते हैं, सबसे ज्यादा इसी प्रकार के पाए जाते हैं। अनुदरे स्तूप, ये लंबे व संकरे टिल्ले होते हैं, जो पवन की हवा में समानांतर होते हैं। मतलब इस प्रकार के टिल्ले भाई, ऐसे वाले टिल्ले आपके सामने मुख्यतः पाए जाते हैं। ये दोनों तरफ से हवा निकलती रहती है। इसके समानांतर जो टिल्ले होते हैं, लंबे और सक्रिय टिल्ले जो पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे आपके सामने हवा के, उसको अनुदैर्घ्य स्तूप के नाम से जाना जाता है। अगले वाला आपके सामने अनुप्रस्थ टिल्ले, जब पवन की दिशा में 90 डिग्री पर बने हुए चौड़े टिल्ले होते हैं, उसको अनुप्रस्थ टिल्ले के नाम से जाना जाता है। 90 डिग्री पे बनते हैं आपके सामने दोनों के दोनों टिल्ले, उसको अनुप्रस्थ स्तूप के नाम से जानते हैं। अगले वाला है लोसेस, पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन पीले रंग की धूल या गाद के बड़े विस्तृत जमाव से लोएस कहलाते हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ जमीन होती है। जो चीन में लोएस का सबसे बड़ा लिस्पेक्शन पाया जाता है, जो गोबी मरुस्थल से उठाया जाता है। मैं बताऊं क्या होता है भाई, कोई भी चाहे मरुस्थल हो चाहे कोई भी भूमि, उसकी ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, वो उपजाऊ होती है। सबको पता आपको क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर खाद वगैरह जो सबसे ज्यादा वहीं पर पाई जाती है। अब क्या करती है भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है ना, वहां से तो आपको पता है भाई मिट्टी उड़ती रहती है लगातार। अब वो उपजाऊ मिट्टी उसको उड़ाकर लगातार क्या कर दिया जाता है, कहीं पर ले जाकर इकट्ठी कर दी जाती है। उसको लोएस के नाम से जाना जाता है। पीले रंग की महीन गाद जैसी मिट्टी होती है, और ये आपके सामने सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। इस प्रकार की गाद आपके सामने चीन के जो लोएस क्षेत्र होता है उसमें पाया जाता है, जो कहां से लाया जाता है, गोबी मरुस्थल से उड़ाकर लाया जाता है। पवन के ये कार्य मुख्य रूप से उन भू आकृतिक स्वरूपों को परिभाषित किया जाता है, जो वनस्पति के आवरण बहुत कम होता है। और इस प्रकार का आपके सामने जो पवन के द्वारा जो हवा होती है, उसके द्वारा सबसे ज्यादा किस प्रकार का आकृतियां कहां पर बनती हैं, वहां पर बनती है भाई जहां पर सबसे ज्यादा क्या था, वनस्पतियां सबसे कम होती है। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने पवन के अप्रदन व निष्पेक्षण द्वारा जो निर्मित अलग अलग प्रकार की भू स्थलाकृतियां होती हैं, भू आकार होते हैं, उसको अपन ने देखा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।